Brought to you by American Pistachios. दिल्ली से लेकर जयपुर तक ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम सुर्खियों में है। एक जगह वो मंत्री के घर पर छापा मार रही है तो मुख्यमंत्री उनके बुलावे को बैरंग भी लौटा दे रहे हैं, तो दूसरे राज्य में ईडी के अधिकारी घूस खाते हुए रंगे हाथों अरेस्ट भी हो रहे हैं। आज की दिल्ली लंच टॉप शो में इन्हीं डेवलपमेंट्स पर बात होगी। साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां इस बात पर बहस चल रही है कि आप और हम यानी कि मतदाता ये जान सकते हैं या नहीं कि हमारी चहेती पार्टी की फंडिंग कर कौन रहा है, गुप्त दान हो रहा है या नहीं, जो दान दे रहा है वो है कौन। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। बात शुरू करते हैं दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 30 अक्टूबर को एक कागज मिला था। ये कागज एक समन था, बुलावा, जिसे भेजा था प्रवर्तन निदेशालय ने। अरविंद केजरीवाल से ईडी ने कहा था कि दिल्ली के शराब घोटाला केस में आपको पूछताछ के लिए आना है। इस पूछताछ के लिए दिन मुकर्रर हुआ 2 नवंबर सुबह 11:30 बजे का। 2 दिनों तक आम आदमी पार्टी बनाम ईडी के तनाव का तापमान बढ़ा हुआ था। हो भी क्यों ना, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पहले ही ईडी के केस में जेल में हैं। उनकी जमानत याचिकाएं भी कोर्ट में अटकी पड़ी हैं। ऐसे में केजरीवाल को समन मिलना पार्टी और पार्टी के समर्थकों के लिए चिंता भरा विषय था। लेकिन जैसे ही कैलेंडर में 2 नवंबर की तारीख लगी, चीज़ें एकदम पलट गईं। केजरीवाल ने साफ कह दिया कि वो ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे, नहीं पूछताछ में शामिल होंगे। केजरीवाल ने एक चिट्ठी भी लिखी। ये चिट्ठी लिखी गई थी ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर जोगिंदर के नाम। इस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा, बिंदुवार जानिए। पहला बिंदु, समन से बात साफ नहीं होती है कि मुझे किस लिहाज से बुलाया गया है, गवाह के तौर पर या संदिग्ध के तौर पर। दूसरा बिंदु, समन से ये बात भी साफ नहीं होती है कि मुझे एक व्यक्ति के तौर पर बुलाया जा रहा है या दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर। यह बात थोड़ी संदिग्ध लगती है। तीसरा बिंदु क्या था, जिस दिन ये समन आया उस दिन दोपहर से ही भाजपा के नेता ये बोलने लगे थे कि मुझे समन भेजा जाएगा और मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद शाम को समन जारी भी हो गया। इससे ये बात साफ होती है कि यह समन पहले भाजपा नेताओं को लीक किया गया ताकि मेरी छवि खराब हो। ऐसा केंद्र में सत्ता पर बैठी पार्टी के इशारे पर किया गया। चौथा बिंदु, मैं दिल्ली का मौजूदा मुख्यमंत्री हूँ। पंजाब और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सत्ता संभाल रही आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। नवंबर में ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने हैं और राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे यात्राएं करनी है। 5वां बिंदु, मुख्यमंत्री के तौर पर मेरे जिम्मे बहुत सारे आधिकारिक काम है और नवंबर के दूसरे हफ्ते में दिवाली भी आने वाली है, तो अपनी जिम्मेदारियों के लिए मेरी उपस्थिति जरूरी है। 6वां बिंदु, मैंने आपको सारी बातें बता दी, कृपया अपना समन वापस ले लीजिए। वैसे भी ये समय प्रेरित लग रहा है और जैसा मुझे बताया गया है कि ये कानूनी रूप से टिकाऊ भी नहीं है। चिट्ठी के बाद केजरीवाल दिल्ली छोड़कर चले गए मध्य प्रदेश के सिंगरौली। वहां उन्होंने भगवंत मान के साथ चुनावी सभा में भाषण दिया। क्या कहा, आप सुनिए। पूरे देश में इनकी सरकार है, कुछ काम किया इन्होंने 8 साल में। मध्य प्रदेश में 15 साल से इनकी सरकार है, गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है। न खुद कुछ करते न दूसरों को कुछ करने देते। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे। इधर केजरीवाल मध्य प्रदेश में एक्टिव थे और दिल्ली में भाजपा के नेता उन पर हमले कर रहे थे। क्या कह रहे थे, आप सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में डर है। अगर वो ठीक है तो जांच में सहयोग करें। मेरी उनसे विनती है कि आप अगर ईमानदार हैं, जिसका वो दावा करते हैं, तो आपको जांच में सहयोग करना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। बीजेपी के इशारे पर दिया गया, ये उनका एलिगेशन हो सकता है, लेकिन छोटे कोर्ट से लेकर हाईएस्ट कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जो फैसला हुआ है, अंतिम फैसला, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि भाई 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, इसलिए हम बेल नहीं देंगे। उसका क्या जवाब है? वो तो बीजेपी नहीं कंट्रोल करती ना सुप्रीम कोर्ट को, या बीजेपी हाई कोर्ट को नहीं कंट्रोल करती है, छोटे कोर्ट को नहीं कंट्रोल करती है, तो उसका क्या जवाब है उनके पास? 15 नवंबर तक प्रचार है। आपका प्रचार अचानक आज ही क्यों हो गया? क्या आज लास्ट डेट है? 15 दिन पहले से शुरू है, 15 नवंबर तक है। प्रचार का बहाना छोड़ो, दिल्ली को जवाब दो अरविंद केजरीवाल,
ये हम सब यहाँ बैठ के कह रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि इतना सब बवाल हो गया, लेकिन इसकी जड़ क्या है, वो केस क्या है जिसमें केजरीवाल को समन जारी किया गया? तो इसका जवाब एक ही वाक्य में दिया जा सकता है, दिल्ली का कथित शराब घोटाला केस। पहले भी हमने कई बार बताया है, एक बार फिर से संक्षिप्त में बता देते हैं, क्विक रिकैप। ये पूरा मामला है दिल्ली में शराब किस नीति से बेची जाए उससे लेकर पुरानी नीति बनाम नई नीति का केस है। 17 नवंबर 2021 वो दिन था जब दिल्ली में नई शराब नीति को लागू किया गया। इसके पहले शराब कैसे बेची जाती थी? सरकार के पास ठेकों का लाइसेंस होता था, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर ही शराब व्यवसायी शराब बेच पाते थे। फिर नई पॉलिसी आई तो लोगों ने गौर किया कि दिल्ली सरकार ने शराब बेचने के काम से खुद को अलग कर लिया और तय हो गया कि दिल्ली में शराब बस प्राइवेट वेंडर्स ही बेचेंगे। इसके पीछे सोच ये थी कि शराब की खरीदारी को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, आम आदमी पार्टी का दावा है ऐसा, और सरकार के पास ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व आए। इस पॉलिसी को लागू करने के लिए क्या किया गया? दिल्ली सरकार ने शराब के लगभग 600 सरकारी दुकानों को बंद कर दिया, 850 शराब की दुकानों को शराब बेचने का रिटेल लाइसेंस दिया, 266 शराब के ठेकों को प्राइवेट कर दिया, होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और बार्स को रात 3 बजे तक खोलने की इजाज़त मिली। कुछ लाइसेंस धारकों को 24 घंटे तक शराब बेचने की अनुमति भी मिली। कुछ क्लब्स और रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ बालकनी और छत पर शराब बेचने की अनुमति मिली। बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, मोटेल, वेडिंग पार्टी, इवेंट वेन्यू के लिए एक नया लाइसेंस L38 पेश किया गया, जिसमें सालाना फीस पर परिसर में आयोजित सभी पार्टियों में भारतीय और विदेशी शराब सर्व करने की अनुमति दी गई। जब ये नियम सामने आया तो शराब बेचने वाले प्रतिस्पर्धा वाले मॉडल पर आ गए। पहले सरकार दाम रेगुलेट करती थी, फिक्स रखती थी, अब व्यवसायी इस कवायद में उतर गए कि सस्ती से सस्ती और ज़्यादा से ज़्यादा शराब कौन बेच सकता है। दुकानों पर ऑफर लगने लगे, कई शराब के ब्रांड्स पर MRP में छूट दी गई, कई ब्रांड्स में 1 यूनिट के साथ 1 या 1 के साथ 2 यूनिट्स भी फ्री दी जाने लगी। यूनिट माने बोतल। शराब के दुकानदार ऐसी स्कीम चलाने लगे तो दुकानों पर भीड़ भी बढ़ गई। एक बार देखने में सब कुछ ऐसा लगता है कि ग्राहक और दुकानदार दोनों का फ़ायदा हो रहा है। फिर इल्ज़ाम लगने लगे। कैसे इल्ज़ाम? दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों को 32 जोन्स में बांट दिया था और केवल 16 कंपनियों को ही शराब के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार दिया था। सरकार पर इल्ज़ाम लगे कि इससे कंपटीशन खत्म होने की संभावना बढ़ गई थी। इसके अलावा ये भी खबर आई कि बड़ी कंपनियों ने अपनी दुकानों पर तगड़ा डिस्काउंट देना शुरू किया, छोटे व्यापारियों को नुकसान होना शुरू हुआ, लिहाजा वो अपना लाइसेंस सरेंडर करने लगे। फिर मामले में जांच तब शुरू हुई जब दिल्ली के मुख्य सचिव ने जुलाई 2022 में उपराज्यपाल VK सक्सेना को एक रिपोर्ट भेजी। कहा कि शराब पॉलिसी में अनियमितताएं हैं। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस नीति की आड़ में डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया। LG ने रिपोर्ट मिलते ही CBI जांच की सिफारिश की। CBI ने जुलाई के महीने में केस दर्ज किया। फिर अगले महीने यानी 2022 में, अगस्त 2022 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। दोनों एजेंसियों ने जांच शुरू की और पूछताछ हुई। इसके बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे पार्टी के दिग्गज नेता अरेस्ट हुए। ED और CBI ने कोर्ट के सामने एक ही बात दोहराई, नई शराब नीति की वजह से चंद व्यापारियों को फायदा पहुंचा और पार्टी नेताओं के कहने पर इन व्यापारियों ने पार्टी के फंड में पैसा जमा कराया। अब आपको एक बात बताते हैं, इसी केस में जब CBI ने केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया था तो वो अपीयर हुए थे, लेकिन ED के सामने पेश होने से वो मुकरे या उन्होंने हर्ज किया। क्यों? सुनते हैं इंडिया टुडे के पत्रकार कुमार कुणाल से। एक तरीके से कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को यह बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये टाइमिंग सही नहीं है इस समय ED के सामने पेश होने का। टाइमिंग क्यों नहीं सही है? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन यानी जमानत याचिका पर फैसला आया है और उसमें जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है, ये लग रहा है अरविंद केजरीवाल को कि कहीं ना कहीं इस समय सबसे माकूल वक्त है कि ED उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ED को भी पता है कि इस समय लोहा गर्म है, चोट किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि इस समय एक तरीके से जो 338 करोड़ की बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आई, तो ये एक मजबूत आधार है ED के सामने ये कहने के लिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत देने से मना किया है, अरविंद केजरीवाल सरकार के मुखिया हैं, फैसले लिए गए हैं, आबकारी नीति बनाई गई है, कैबिनेट में वो बैठे थे, तमाम अलग अलग बातें हो सकती हैं और ED के पास हो सकता है एक आधार हो, और ये मौका नहीं देना चाहते अरविंद केजरीवाल इस वक्त। यही सबसे बड़ी वजह है कि नहीं गए वो पेश होने के लिए। केजरीवाल का एक तर्क तो साफ है कि वो चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन ठीक इसी समय पर सेंट्रल एजेंसीज उनकी पार्टी के नेताओं से पूछताछ कर रही हैं। सवाल है कि पार्टी इस कंडीशन में किस रणनीति से काम कर रही है। सुनते हैं एक्सपर्ट्स को।
कि इसमें राय बटी हुई है, इसमें दो राय है कि क्या ये जो मीडिया कवरेज मिल रहा है, ये जो मीडिया पब्लिसिटी मिल रही है, मीडिया में नाम आ रहा है, क्या इससे अरविंद केजरीवाल को फायदा होगा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। देखिए, एक बात तो हमें समझनी पड़ेगी कि इन 4 राज्यों में बहुत अच्छा नहीं करने जा रही है आम आदमी पार्टी, क्योंकि बहुत ज्यादा संगठन मजबूत नहीं है, वहां मौजूदगी दर्ज कराने की लड़ाई है। लेकिन उन्हें भी पता है कि बहुत बड़ी जीत या बहुत सारी सीटों पर या सरकार बनाने में कोई बहुत ज्यादा बड़ी भूमिका आम आदमी पार्टी की नहीं रहने वाली है। लेकिन पार्टी चूंकि अपना विस्तार कर रही है, अपना जो फुटप्रिंट है वो बढ़ा रही है, तो ये चुनाव महत्वपूर्ण है। पंजाब के बाद गुजरात में उन्होंने कोशिश की, अब जाकर के राजस्थान में मेहनत की है, छत्तीसगढ़ में की है, संदीप पाठक लगे हुए हैं, कई सारे और विधायकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन इस बार यह चुनाव जीतने के लिए नहीं है, यह चुनाव लड़ने के लिए है, लड़के अपनी एक मौजूदगी दर्ज कराने के लिए है। शायद इसमें थोड़ा फायदा होगा अरविंद केजरीवाल को, जो गिरफ्तारी के नाम पर और जो एक मैसेज जा रहा है कि उनके खिलाफ केंद्र सरकार लगी हुई है, बीजेपी लगी हुई है, तो शायद ये प्रोजेक्ट करने में सफल हो पाए अरविंद केजरीवाल कि उनको जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है और वही एक बड़े विकल्प हैं नरेंद्र मोदी के। तो थोड़ा बहुत चुनावी फायदा हो सकता है, लेकिन इससे 4 राज्यों में कोई बहुत बड़ा चुनावी फायदा होगा ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं देता है। लेकिन कोई व्यक्ति ईडी के सामने आने से चिट्ठी लिखकर मना कर दे और कहे कि केस की डिटेल कुछ पार्टी के नेताओं के सामने लीक की गई, ऐसे में ईडी क्या एक्शन ले सकती है या किस दिशा में जा सकती है, अब ये सुनिए। जब किसी व्यक्ति के खिलाफ सेक्शन 50 पीएमएलए के तहत ईडी समन्स इशू करता है और कोई व्यक्ति उसकी अनदेखी करता है, ऐसे में ईडी के पास क्या क्या विकल्प रह जाते हैं। पीएमएलए रूल्स के मुताबिक ईडी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ 3 नोटिस इशू कर सकता है, यानी यदि कोई व्यक्ति पहले नोटिस की अनदेखी करता है, उसके बाद ईडी उसके खिलाफ दूसरा या तीसरा नोटिस इशू कर सकता है। यदि वो व्यक्ति इन 3 नोटिस के इशू होने के बाद भी ईडी के समक्ष उपस्थित नहीं होता, ऐसे में ईडी उसके खिलाफ कोर्ट से नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू करा सकता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को कोर्ट पर दिए गए निश्चित समय और निश्चित तारीख पर कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। सेक्शन 63 पीएमएलए ये बात कहता है कि जब कोई व्यक्ति, जब उससे क्वेश्चनिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए कहा जाता है और वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ऐसी स्थिति में उसके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है सेक्शन 63 पीएमएलए एक्ट। लेकिन केजरीवाल ही एक नेता नहीं है जो ईडी के रडार पर है। 2 नवंबर को जब केजरीवाल बनाम ईडी की बहस चल रही थी, उस वक्त एक और न्यूज ब्रेक हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद के सिविल लाइंस वाले घर पर भी ईडी ने रेड मारी। फिर पता चला कि रेड सिर्फ राजकुमार आनंद के घर पर ही नहीं, बल्कि उनके 12 ठिकानों पर मारी गई। आज तक के नेशनल ब्यूरो के एडिटर मुनीश चंद्र पांडे की रिपोर्ट बताती है कि राजकुमार आनंद के खिलाफ ईडी की यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई। आनंद के खिलाफ 7 करोड़ से ज्यादा की सीमा शुल्क चोरी और हवाला के जरिए लेन देन का इल्जाम है। डीआरआई यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की शिकायत पर राजकुमार आनंद के खिलाफ जांच शुरू हुई। राजकुमार आनंद हाल फिलहाल में मंत्री बने हैं, तो निश्चित तौर पर उनका आबकारी जो नीति बनाने में कोई लेना देना नहीं है। तो एक बात तो साफ है कि आबकारी मामले से उनका कोई भी लेना नहीं है। और जहां तक शराब घोटाले की बात है, उसमें केजरीवाल से पूछताछ हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ी बात है कि राजकुमार आनंद का जो मामला है वो जहां तक ईडी के सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक सरकारी किसी लेन देन से, यानी बतौर मंत्री उनके किसी कामकाज से उसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि उसका ताल्लुक उनके अपने कारोबार से है, जिस कारोबार में उन्होंने जो निर्यात के जो तमाम नियम है उनका उल्लंघन हुआ है। तो उसके तहत इस मामले में छापेमारी की गई है। एक बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि ईडी अब न सिर्फ बड़े नेताओं का जो आम आदमी पार्टी के हैं, बल्कि यहां तक कि जो विधायक हैं, कई सारे विधायकों की भी जो इलीगल ट्रांजैक्शंस हैं या वो उन्होंने अपने कारोबार में जो गलतियां की हैं, गड़बड़ियां की हैं, जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग के होने की आशंका है, उस पर भी अब नजर रख रही है और उस पर भी छानबीन चल रही है, उस पर भी छापेमारी चल रही है। तो जो राजकुमार आनंद का मामला है वो यही मामला है जिसमें उनके 12 अलग अलग इलाकों में जाकर के 12 ठिकानों पर जाकर के छापेमारी हुई है। उसमें उनके निजी कारोबार से जुड़ी हुई जो गड़बड़ियां हैं उनको लेकर के ये जांच चल रही है। अब आपको बताते हैं राजकुमार आनंद हैं कौन।
दिल्ली सरकार में उनका प्रोफाइल क्या है ये भी जानेंगे। दिल्ली की पटेल नगर विधानसभा से विधायक हैं वो। उनकी पत्नी वीना आनंद भी इसी सीट से जीत चुकी हैं चुनाव। मौजूदा दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की जगह राजकुमार आनंद कैबिनेट में शामिल हुए थे। ईडी की जो जांच चल रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ, वो दिल्ली से बाहर भी गई है, पंजाब तक। टारगेट पर हैं पंजाब की मोहाली सीट से विधायक कुलवंत सिंह। पंजाब के सबसे अमीर राजनेताओं में से एक हैं। 31 अक्टूबर के दिन ईडी ने कुलवंत सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि ईडी की यह छापेमारी दिल्ली शराब घोटाले के संबंध में हुई है, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सीएम भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर इल्जाम लगाया था कि आम आदमी पार्टी के विधायक यहां रियल एस्टेट के कारोबार की आड़ में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कुलवंत रियल एस्टेट कारोबारी भी हैं, तो ईडी की कार्रवाई का राज्यपाल की चिट्ठी से भी कोई कनेक्शन है क्या? सुनिए जानकार क्या मानते हैं। देखिए, साफ तौर पर लगता है कि राज्यपाल की चिट्ठी से कनेक्शन है, क्योंकि राज्यपाल अगर लिखते हैं मुख्यमंत्री को तो वो मामला बहुत संगीन हो जाता है। और जैसा मैंने बताया कि कई सारे विधायक हैं, ना सिर्फ पंजाब के ऐसे विधायक जैसे कुलवंत सिंह है, जो कि ऐसा आरोप लगाया जा रहा है और राजनीतिक हलकों में इस बात की बहुत ज्यादा चर्चा है कि जो पार्टी का फंडिंग संभालते हैं या कई सारी जगहों पर चंदा भी देखते हैं, उन पर भी नजर रखी जा रही है कि उनके आय के स्रोत क्या हैं। जैसा कुलवंत सिंह के पास बहुत ज्यादा उनके पास संपत्ति है, तो उनके संपत्ति के स्रोतों को और उसमें अगर कोई गड़बड़ी हुई है या कानूनी उल्लंघन हुआ है तो उसको भी टटोला जा रहा है ईडी की तरफ से। तो जो कुलवंत सिंह का नाम जुड़ा, कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि शराब घोटाले से है, लेकिन कहीं ना कहीं यह साफ तौर पर लगता है कि बनवारी लाल पुरोहित, जो कि पंजाब के गवर्नर है, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी और उसमें भी उन्होंने आशंका जताई थी कि जो रियल एस्टेट कारोबार है उनका, उससे वो जुड़े हुए हैं, उसमें गड़बड़ी है, उसमें अनियमितताएं हैं। तो ये साफ तौर पर लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये शराब घोटाले के इर्द गिर्द जांच नहीं घूम रही है आम आदमी पार्टी के नेताओं और विधायकों के खिलाफ, बल्कि तमाम मसले जो हैं, जो उनके निजी कारोबार से जुड़े हुए हैं या फिर बतौर सरकार में रहते हुए मंत्री के नाते उन्होंने जो फैसले लिए हैं, उन तमाम पहलुओं पर इस समय जांच चल रही है। लेकिन ईडी के लिए सुर्खियां बटोरने का मौका बस दिल्ली से ही नहीं आया, राजस्थान से भी आया, जहां ईडी के 2 कथित अधिकारी घूस लेते अरेस्ट हुए। किसने अरेस्ट किया? राजस्थान पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने, एंटी करप्शन ब्रांच भी कहते हैं। ये बात इसलिए भी जरूरी है कि अक्टूबर 2023 के आखिरी हफ्ते में ईडी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ छापा मारा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के बेटे को समन जारी किया। मौजूदा केस पर आ जाते हैं। जो ईडी के 2 अफसर अरेस्ट हुए हैं उनके नाम हैं नवल किशोर मीणा और बाबूलाल। आरोप है कि ये दोनों अधिकारी एक चिटफंड केस को बंद कराने के लिए एक व्यक्ति से लाखों की घूस मांग रहे थे। इनके अरेस्ट के फोटो और वीडियो भी आए हैं। इनके पास से नोटों के बंडल भी बरामद हुए हैं। एसीबी ने इस अरेस्ट पर बयान भी जारी किया है। बयान का मजमून आप जानिए। नवल किशोर मीणा प्रवर्तन अधिकारी हैं जो इम्फाल में ईडी के जोनल कार्यालय में काम करते हैं। बाबूलाल नवल किशोर के सहयोगी हैं। दोनों जिला खैरथल तिजारा के एक व्यक्ति से केस बंद कराने के लिए 17 लाख की घूस मांग रहे थे। व्यक्ति से ये कह रहे थे कि वो पैसे दे देता है तो उसके खिलाफ चल रहा है एक चिटफंड का केस बंद कर दिया जाएगा, साथ ही उससे अरेस्ट भी नहीं किया जाएगा और संपत्ति भी कुर्क नहीं होगी। मामला एसीबी के रडार पर आया, छापा मारा गया। दोनों को 15 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया गया। इस ईडी के अधिकारी के अरेस्ट होते ही तय था कि राजनीति होती। इस बार भी हुई। सुनिए बयानबाजी। पीठ थपथपाने वाला काम किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो में के काम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कई बार कहा कि मैं इसका काम में इंटरफेयर नहीं करता। तो ये बड़ा काम है। यदि ईडी का या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी रेड हैंडेड पकड़ा जाता है तो बहुत गंभीर मामला है और एसीबी ने हिम्मत दिखाकर गिरफ्तार किया है। इसके लिए मैं एसीबी को बधाई देता हूँ। लेकिन भ्रष्टाचार कहीं भी हो उस पर नकेल जरूरी है, उसकी सही स्केल पर शिनाख्त भी की जानी चाहिए, सच सबके सामने आना चाहिए। इसी मौके पर चलते हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर बहस चल रही है। इस बहस की पृष्ठभूमि हम लगातार आपको बताते जा रहे हैं और ये भी बताते जा रहे हैं कि बहस क्या हुई थी। बीते हुए कल के एपिसोड में हमने बताया था। आज यानी 2 नवंबर को जब बहस शुरू हुई तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सरकार के वकील, इन्होंने बोलना शुरू किया। ये बहस का आखिरी दिन था, उन्हें सरकार का सबमिशन रखना था, फिर दोनों पक्षों में बहस होती। तुषार मेहता ने तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के लेख का हिस्सा कोट किया। कौन सा हिस्सा? जब अरुण जेटली ने चुनावी बॉन्ड के फायदे गिनाए थे। तुषार मेहता ने कहा
अगर चंदा देने वाला अपनी पहचान गुप्त रखना चाहता है तो वो बॉन्ड से चंदा दे, लेकिन अगर उसे अपनी पहचान जाहिर करने से कोई गुरेज नहीं है तो उसके पास चेक से चंदा देने का ऑप्शन मौजूद है। तुषार मेहता ने कहा कि वो कोर्ट को एक विकल्प देना चाहते हैं। विकल्प ये कि बॉन्ड के तहत चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रहे, लेकिन अगर कोर्ट का आदेश पहचान खोलने की ताकीद करता है तो पहचान जाहिर कर दी जाए। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने सवाल उठाए, कहा या पूछा, लेकिन मिस्टर सॉलिसिटर, आप तो जानते हैं कि किसने कितना पैसा चंदे में दिया। जिस मौके पर कोई व्यक्ति बॉन्ड के जरिए पार्टी को चंदा देता है, पार्टी को पता होता है। इस पर जस्टिस बीआर गवई ने भी तुषार मेहता से सवाल किया। उन्होंने पूछा, मतदाताओं के अधिकारों के बारे में क्या सोचते हैं आप? तब तुषार मेहता ने जवाब दिया कि वोटर इस आधार पर वोट नहीं देता कि पार्टी को पैसा कौन दे रहा है, वो पार्टी की विचारधारा, सिद्धांत, नेतृत्व और कार्यकुशलता के आधार पर उन्हें वोट देता है। उन्होंने आगे ये भी कहा, सभी पार्टियां जानती हैं कि उन्हें चंदा कौन दे रहा है, गोपनीयता दूसरी पार्टियों के लिए है। कल को कोई कह दे कि कोई आया और मेरे पोस्टल बॉक्स में 100 करोड़ का लिफाफा रखकर चला गया, लेकिन ऐसे कोई डोनेट नहीं करता, हम ऐसे तो तीर्थ यात्राओं में चंदा देते हैं। जस्टिस खन्ना ने तब सवाल पूछा, अगर ऐसा है तो इसको खोल क्यों नहीं दे रहे हैं सबके लिए? जब सभी लोग जान रहे हैं तो बस वोटर को इससे वंचित क्यों रखना? इसके बाद कुछ देर तक कोर्ट और सरकार के बीच में तर्कों का आदान प्रदान हुआ। अदालत के पास नागरिकों और मतदाताओं के अधिकारों को लेकर सवाल थे और सरकार के पास गोपनीयता बनाए रखने के तर्क। फिर बहस में आए चुनाव आयोग के वकील अमित शर्मा। कोर्ट ने ईसीआई को आदेश दिया, 30 सितंबर तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जितना चंदा दिया उसका डेटा जुटाकर कोर्ट के सामने रखें। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर बॉन्ड स्कीम का मकसद था कि कैश फ्लो को रोका जाए तो वो तो अब भी हो रहा है। सीजेआई ने फिर टिप्पणी की कि इस स्कीम का मकसद था कि सिस्टम को थोड़ा और पारदर्शी बनाया जाए। पहले की सरकार में यह सिस्टम पूरी तरह कैश आधारित था। कैश के साथ आती है गोपनीयता, और आप कह रहे हैं कि यह गोपनीयता आज भी जारी है, लेकिन एक बदलाव आया है कि चुनावी बॉन्ड ने सारे लेन देन को नॉर्मल बैंकिंग चैनल के अधीन ला दिया है। इससे कालाधन खत्म होता है या नहीं होता है, वो स्कीम की वैधता का पैमाना नहीं हो सकता। ये स्कीम पूरी तरह से असफल तो हो सकती है, लेकिन ये पूरी तरह से वैध स्कीम भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रशांत भूषण ने इसके जवाब में कहा, कालाधन बॉन्ड के जरिए भी बैंकिंग चैनलों से होता हुआ आ जाएगा। जिरह शाम 4 बजे के आसपास खत्म हो गई, फैसला सुरक्षित कर लिया गया। तारीख मुकर्रर अभी नहीं हुई है। हमने बात की इंडिया टुडे की रिपोर्टर कनु शारदा से, जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने प्रोसीडिंग और संभावनाओं के बारे में क्या बताया, अब वो सुन लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू फंडिंग हुई है, उसके बारे में पूरी जानकारी एक सील्ड बंद लिफाफे में वो सुप्रीम कोर्ट को 2 हफ्ते के अंदर देंगे। आज की पूरी सुनवाई में सेंटर की तरफ से फिर से ये दलील दी गई कि कैसे जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वजह से ब्लैक मनी जैसी जो समस्या है उस पर बहुत ज्यादा लगाम लगाई जा सकी, और अब बहुत ट्रांसपेरेंट जो है स्कीम है ये इलेक्टोरल बॉन्ड। और जैसा कि कहा गया है कि इसमें सबको मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पूरा डेटा है कि किस पार्टी को कितने पैसे कब और किसने दिए। हालांकि ये पब्लिक डोमेन में नहीं है। यही बेसिकली एक इशू था। जो पिटिशनर्स यहाँ आए, 4 पिटिशनर्स, एडीआर, जया, कांग्रेस की लीडर जया ठाकुर और 2 अन्य इंडिपेंडेंट लोग, उनका यही कहना था कि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उस पे सरकार की दलील आज फाइनल हियरिंग के दौरान ये थी कि ये इसलिए नहीं है ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी बनाई रखी जा सके इस चीज में। और जहां तक कॉन्फिडेंशियलिटी की बात है, उन्होंने इस बात को ऐसे जस्टिफाई किया कि अगर एक ए पर्सन बी पार्टी को कुछ चंदा देता है और वो कल को रूलिंग पार्टी से हट के ऑपोजिशन में आ जाती है, तो जो रूलिंग पार्टी में सी पार्टी आती है, तो सी पार्टी ए जो कि एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी, वो उसको टारगेट करेंगे, उसको विक्टिमाइज करेंगे। तो सेंटर ने अपने अपने जो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स थे उसमें उन्होंने यही कोशिश की बताने की कि इसीलिए हमने जो है इस बात को, जो डोनर डोनेट करता है उसको हमने डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि हम बिजनेस हाउसेस ही बेसिकली बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर होती हैं इलेक्शंस में, हम सब जानते हैं। तो बिजनेस हाउसेस अपना बिजनेस चलाना जानती हैं। इससे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सवाल आता है कि क्या हम सिर्फ बिजनेस हाउसेस के लिए ये स्कीम ला रहे हैं,
तो उसमें सरकार का कहना है कि किस बिजनेस हाउसेस ही सबसे ज्यादा बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। तो ऐसा है। उम्मीद है कि ऐसा फैसला आए कि चुनाव और पारदर्शी हो जाए, लोकतंत्र मजबूत हो, मतदाताओं को ये पता चले कि उनकी मनपसंद पार्टियों को पैसा कहाँ से मिलता है तो दिक्कत क्या है, फंडिंग कौन कर रहा है अगर पता चलता है तो दिक्कत क्या है। लेकिन चुनावी तंत्र में पैसे का सोर्स किसी परेशानी में न उलझे, इसकी भी तस्दीक इस तंत्र को करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इन इटसेल्फ गलत संस्थाएं नहीं होती हैं। उनको अपना काम चलाने के लिए, अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ भी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर होनी है तो उन्हें किसी न किसी को चंदा देना पड़ेगा, क्योंकि वो फ्री में तो काम कर नहीं पाएंगी। वैलिड तरीके होने चाहिए चंदा देने के। इसी नोट पे हम आज के दिल ललन टॉप शो को यहीं पे कंक्लूड कर रहे हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दिल ललन टॉप।